मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैंने सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में 608 रैंक प्राप्त किया है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मेरा ब्लाइंडनेस ऑलमोस्ट 100% है। मुझे लाइट परसेप्शन है। कई लोगों ने ऐसे एडवाइस दी मेरे पेरेंट्स को कि आप का चाइल्ड तो ब्लाइंड है तो शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप इससे तो उम्मीद ना ही करें। उन्होंने ये भी बोला कि आप आश्रम वगैरह में इसको भेज सकते हैं, तो वहाँ पे ये अपना फूड वगैरह का अरेंजमेंट हो जाएगा और आपको भी चिंता नहीं रहेगी। मुझे स्पेशल स्कूल से ही पढ़ाई करनी पड़ी। फिर मैंने किरोड़ीमल कॉलेज ज्वाइन किया ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए सोशल वर्क दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से किया और मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी की और वहाँ से रुझान हुआ। मेरा मन ये था कि मैं कोई डिफरेंट फील्ड चूज़ करूँ। जो टैलेंट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का वो लिमिटेड ना रहे और अलग अलग फील्ड्स में वो दिखा सकें। यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की तब काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। कुछ चीज़ें जो थी जो कि मतलब सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ही दिखाई जा सकती थी, सो उनको ग्रैब करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। इंटरनेट एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए गेम चेंजर का काम किया। टेक्नोलॉजी एक तरह से बून है एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, क्योंकि यही है जो कि एक नॉर्मल फाइट करने में या फिर compete करने में आपको हेल्प कर सकती है। जनरली मैंने ये देखा है या फिर सोसाइटी में ऐसा होता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पे ज़्यादा ट्रस्ट या फिर ज़्यादा उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा और उन्होंने रेगुलरली मुझे जो है एक नॉर्मल एक मेन स्ट्रीम स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहा। दूसरा, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने कभी भी मुझे सिंपैथिक नज़र से नहीं देखा, हमेशा से एक्सपेक्टेशंस हाई रखी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैंने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में इस साल 608 रैंक प्राप्त किया है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहूँगा। स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो मेरी जर्नी रही है उसमें जो भी चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। तो स्टार्टिंग में जब मुझे ब्लाइंडनेस हुआ तब मैं 2 साल का था और मुझे ड्रग रिएक्शन हुआ था जिसकी वजह से मेरी साइट चली गई थी 2 साल की उम्र में। उसके बाद क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं था कि डिसेबल्ड चाइल्ड है तो इसके लिए कैसे एजुकेशन मुहैया कराई जा सकती है, या फिर स्कूल्स नॉर्मल स्कूल्स तो एंटरटेन करते नहीं हैं जनरली। तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे एडवाइस दी मेरे पेरेंट्स को कि आप का चाइल्ड तो ब्लाइंड है तो शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप इससे तो उम्मीद ना ही करें। तो उन्होंने ये भी बोला कि आप आश्रम वगैरह में इसको भेज सकते हैं, तो वहाँ पे ये अपना फूड वगैरह का अरेंजमेंट हो जाएगा और आपको भी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इतना साथ दिया कि स्टार्टिंग से ही उनके मन में ये था कि नहीं, हमें कुछ अच्छा इसको लाइफ देना है और कुछ न कुछ अचीव कर सकता है। ये स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये फील किया था कि इसका जो ब्रेन है वो बहुत शार्प है, तो ये चीज़ों को अच्छे से समझता है, तो कुछ न कुछ कर सकता है। तो धीरे धीरे उनकी अवेयरनेस जब उनको हुई तो उन्होंने एक स्पेशल स्कूल में मुझे इनरोल कराया जो कि हिसार था। हिसार नामक एक सिटी है हरियाणा में। वहाँ मेरी 8th क्लास तक की एजुकेशन हुई। स्कूल जो था वो स्पेशल स्कूल था, तो मेरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑनेस्टली टीचर्स जो थे वो उतने ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं थे, और दूसरी बात कई सारे टीचर्स मतलब कई सारे सब्जेक्ट्स थे जिनके टीचर्स ही अवेलेबल नहीं थे स्कूल में। बट फिर भी मुझे पढ़ना था, क्योंकि एक नॉर्मल स्कूल तो जनरली ब्लाइंड को एडमिशन देता नहीं है, तो इसलिए मुझे स्पेशल स्कूल ही एक मेरे पास ऑप्शन था। आजकल तो अवेयरनेस बढ़ रही है धीरे धीरे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉर्मल स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, और अंडर RTI जो RTE एजुकेशन एक्ट है
उसमें भी प्रोविज़न है कि आप पढ़ा सकते हैं, बट जनरली अवेयरनेस की कमी रहती है। तो फिर उस टाइम में मुझे ये किसी ने मतलब मुझे बताया नहीं था, तो इसलिए मुझे स्पेशल एजुकेशन ही स्पेशल स्कूल से ही पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे मैंने कोप अप किया। तो मैं अपनी सिस्टर्स की भी हेल्प लेता था, वो मुझे मैथ्स पढ़ाती थी, और इसके अलावा जो स्कूल्स में कई सारे वॉलंटियर्स भी थे जो कि एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेते थे। इन सब चीज़ों की वजह से मैंने 8th क्लास में बोर्ड में मेरा बहुत अच्छा रैंक रहा, मतलब 87-88% मैंने स्कोर किया, जो कि स्कूल में हाईएस्ट था उस टाइम पे। उसके बाद फिर 9th क्लास से मुझे इनरोलमेंट दिल्ली के एक स्कूल में, JPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुझे इनरोल कराया गया, जो कि फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी जिसमें, और टीचर्स भी अवेलेबल थे, और सारे टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स थे। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। वहाँ से मैंने 4 साल स्कूलिंग की, और उसके बाद फिर मैंने किरोड़ीमल कॉलेज ज्वाइन किया ग्रेजुएशन में। ये एक टर्निंग पॉइंट था, और जब मुझे DU में एडमिशन मिला तो उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा स्कोप मिला। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था, UK में जाने का मौका मिला। मैंने इंटरनेशनल एक्सकर्जन ट्रिप थी, जो कि लंदन में हमें 10 डेज़ के लिए रहना था, और वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्चर्स थे, डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ जो होती हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, वो सब एक्सप्लोर करना। और जो वहाँ की किंग्स कॉलेज लंदन है, वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, या फिर किस तरह की और कई सारे कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं, कैसे इंडिया से डिफरेंट हैं UK में, उन सब पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ लेक्चर्स और सीरीज़ और टूर वगैरह कराया। उस सब से मुझे बहुत एक कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसका अच्छे से एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और फिर मैंने पूरा स्टडी में कंसंट्रेट किया। बचपन में मैं स्पोर्ट्स भी करता था स्कूल टाइम में। कॉलेज टाइम में मैंने स्पोर्ट्स जो किया वो काफ़ी लिमिटेड हो गया मेरा स्पोर्ट्स, क्योंकि मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट्स को कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, तो उनके लिए उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि मेन ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ ट्रैक्स वगैरह बनाए गए हैं, या फिर जो भी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मेनली नॉर्मल स्टूडेंट्स को देखते हुए बनाया गया था। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत अपना बेसिक चीज़ें रखी, लेकिन पढ़ाई पे मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया उसके बाद। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा करियर तो पढ़ाई में ही है, तो फिर मुझे पढ़ाई पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने MA सोशल वर्क दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से किया, और वहाँ से मेरा काफ़ी फैकल्टी बहुत अच्छी मिली मुझे, और मेरा इंटरेस्ट UPSC की और वहाँ से रुझान हुआ। जब एक बार मैं सलाम बालक ट्रस्ट में इंटर्नशिप कर रहा था अपनी 1 साल की, तो मुझे एक होमलेस एक स्ट्रीट चिल्ड्रन से मेरा इंटरेक्शन हुआ। वो चाइल्ड जो था वो किसी के साथ अपनी डिटेल्स शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो डिटेल्स शेयर कर देगा अपनी, और उसको पेरेंट्स के पास भेजा जाएगा दोबारा से, तो उसके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो घर से भागा था। तो इसलिए, लेकिन मैंने जब उसको रेपो बिल्ड किया, मैंने उसके साथ इंटरेक्ट किया रेगुलरली, तो उसके बाद जो अच्छा रेपो बना, उसकी वजह से उसने सारी डिटेल्स शेयर की मेरे साथ। तो फिर मैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए उसके होम विज़िट किया मैंने, और उस चाइल्ड को इंटीग्रेट किया। तो उसके जो पेरेंट्स थे, या फिर जो सलाम बालक ट्रस्ट में भी जो स्टाफ था, उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिए, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसी टाइम पे मैंने सोचा था कि UPSC मुझे करना चाहिए, इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का मौका मिलेगा, और सोसाइटी में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनका परसेप्शन इम्प्रूव करने में एक अहम रोल प्ले कर सकता हूँ मैं इसके ज़रिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कुछ सर्टन फील्ड से एसोसिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए म्यूज़िक में माना जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, या फिर माना जाता है कि टीचिंग में बहुत अच्छे हैं। मेरा मन ये था कि मैं कोई डिफरेंट फील्ड चूज़ करूं, और जो टैलेंट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का वो लिमिटेड ना रहे, और अलग अलग फील्ड्स में वो दिखा सके। ये मेरा मेन पर्पस था। दूसरा, जब मैंने UPSC की प्रिपरेशन शुरू की, तब काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। मुझे क्या था कि स्टार्टिंग में जैसे ब्लैक बोर्ड जो कुछ चीज़ें जो थी, जो कि मतलब सिर्फ
ब्लैक बोर्ड पे ही दिखाई जा सकती थी। सो उनको ग्रैब करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे डिक्टेट करते थे कभी कभी कि सर ये लिख रहा, सर ने ये लिखा है बोर्ड पे, तो मैं साथ साथ नोट डाउन करता रहता था अपने लैपटॉप में। सो किसी मतलब मेरे जो टीचर थे सोशल वर्क में, उन्होंने मुझे नोट मेकिंग का एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप एक ईयर में ईयरफोन लगाइए और दूसरे ईयर से सुनिए जो टीचर्स कह रहे हैं। तो उसके ज़रिए मैंने सारे नोट्स नोट डाउन किए साथ साथ कोचिंग करते वक्त। तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि यूपीएससी में बहुत अहमियत है नोट मेकिंग की, और उसके ज़रिए ही रेगुलरली रिवाइज़ कर सकते हैं सिलेबस को, और रेगुलरली आप जो है अगर क्वालिटी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो उससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा पॉइंट रहा। और उसके बाद फिर क्या था कि बेसिकली जो बुक्स वगैरह हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। सो मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स मेरा इसी में निकल गया था कि मुझे किसी तरह वो जो मटेरियल है वो मुहैया हो पाए। सो मैंने 1-2 लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे लखनऊ में इंडक ट्रस्ट लाइब्रेरी है, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कई सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल कराई। और इसके अलावा इंटरनेट एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए गेम चेंजर का काम किया, क्योंकि इंटरनेट पे ऑलमोस्ट मटेरियल अवेलेबल है यूपीएससी के लिए। और उसके ज़रिए मैंने क्या मोस्टली जो चीज़ें थी वो इंटरनेट के ज़रिए ही की। यूट्यूब के लेक्चर सुनता था मैं, या फिर गूगल पे सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट को सर्च करना। सो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और टेक्नोलॉजी एक तरह से बून है एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, क्योंकि यही है जो कि एक नॉर्मल पर्सन के उसमें आपको मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे ला सकती है। एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को नॉर्मल पर्सन से या फिर मेन स्ट्रीम स्टूडेंट से फाइट करने में या फिर compete करने में आपको हेल्प कर सकती है। अदरवाइज़ अगर वॉल्टियर्स की हेल्प ले सकते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, प्लस फिर क्योंकि यूपीएससी में बहुत आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा डिपेंड करना किसी पे। सो इसलिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी प्लस कुछ टूल्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे NVDA एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा इंटरनेट मटेरियल्स या फिर जो PDFs वगैरह हैं। इसके अलावा कर्जवेल एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए इंटेंसिवली मतलब काफ़ी सहूलियत से आप रीड कर सकते हैं चीज़ों को, अगर कर्जवेल से कन्वर्ट कर लें तो। और इसके अलावा लास्ट में मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को और टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रेगुलरली मुझे मोटिवेट किया। और पेरेंट्स ने मेरे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया और उन्होंने बहुत रिसोर्सेज मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए। जनरली मैंने ये देखा है या फिर सोसाइटी में ऐसा होता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पे ज़्यादा ट्रस्ट या फिर ज़्यादा उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, तो पेरेंट्स की उम्मीदें नहीं रहती, जिसकी वजह से उनके ऊपर रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं होते या फिर ज़्यादा उनको ये उम्मीद नहीं रखी जाती कि वो कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे लाइफ में। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा और उन्होंने रेगुलरली मुझे जो है एक मेन स्ट्रीम स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहा। दूसरा, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने कभी भी मुझे सिंपैथिक नज़र से नहीं देखा, हमेशा वो जो है चाहते थे कि मतलब मैं भी उसी तरह काम करूं, मैं भी उन्हीं चैलेंज मतलब उतना ही परफॉर्म करूं जितना मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने कभी मुझे अपनी डिसेबिलिटी का एहसास होने का मौका नहीं दिया और हमेशा से एक्सपेक्टेशंस हाई रखी। तो इसी वजह से मैंने अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स ने मेरे से एक्सपेक्टेशंस हाई रखी, तो मुझे अपनी सक्सेस मिली और मैंने भी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हाई रखी। ये एक मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है एक तरह से। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और एंड में मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं आपसे ये लाइफ जर्नी शेयर कर सकूं। और मैं रेगुलरली दिल्ली नॉलेज ट्रैक के वीडियो सुनता रहता हूं और उसके अकॉर्डिंगली ही मेरी स्ट्रैटेजीज़, कई बार मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं और काफ़ी हेल्प करता है मुझे ये चीज़ें। तो अब चलते चलते मैं लास्ट में जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस साल का प्रीलिम्स भी बहुत नज़दीक आ रहा है।
सो सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दें और उनके ड्रीम्स जो हैं जल्दी से जल्दी ट्रू हों।